चलिए, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम चंदू जैन है। आइए शुरुआत करते हैं। हमने एक श्रृंखला की शुरुआत की थी, राजस्थान का इतिहास। प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में हम आपको लेकर के आ रहे हैं आधुनिक राजस्थान का उदय। यह हमारी 14वीं क्लास है और यह जयपुर स्टूडियो से इस समय आप लाइव हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर मैं लाइव नहीं आ पाता हूं तो कोई बात नहीं है, मैं आऊं या नहीं आऊं, पर मेरी क्लास आपको जरूर यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और यहां पर आपको हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी विषय के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर ये हिंदी के जो ऑनलाइन कोर्सेज है यह आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस और DSSS हरियाणा, यूपी, बिहार, जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी के, उन सब के कोर्सेज डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर इतिहास विषय के कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं 1 तारीख से, तो उनको मैं ही लेने वाला हूं। तो जुड़िए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक के बारे में, और हमारा टॉपिक क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ विषय शुरू करने के पहले टॉपिक को जानना बेहद जरूरी है। टॉपिक होता है आधुनिक राजस्थान का उदय। टॉपिक क्या है? आधुनिक राजस्थान का उदय। क्या ये बात क्लियर हो गई? आधुनिक राजस्थान का उदय हमारा टॉपिक है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो देखिए भैया, इनमें शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के साथ किए गए संधियों के। ब्रिटिश संधियों के माध्यम से हम हमारे विषय की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम अगला अध्याय लेकर आते हैं 1857 की क्रांति लेकर के आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेके आते हैं जन चेतना। इसे ही हम क्या कहते हैं, जन जागरण के फॉर्मेट में भी जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में प्रजामंडल की बात आप कर लीजिए यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन सारों मुद्दों की चर्चा हम आपके बीच में करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, इनकी चर्चा करते हैं। और इसके बाद जो हम सबसे लास्ट में एक बिंदु लेते हैं वो होता है एकीकरण। तो ये कुछ टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, कुल मिलाकर के 8 टॉपिक होते हैं जिनको हम आधुनिक राजस्थान के अंतर्गत कवर करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर इस बात को जरूर समझिए मेरे प्यारे साथियों कि आखिरकार हम आधुनिक राजस्थान का उदय कैसे होता है, यह बात जानना बेहद जरूरी है। किस प्रकार हम मध्यकालीन राजस्थान में जी रहे थे, जहां पर हमारे पास जो हैं वह क्या थे, विभिन्न प्रकार के राजे रजवाड़े थे। ठीक है, और यह मध्यकालीन राजस्थान से हम कहां पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं आधुनिक राजस्थान में। कहां पहुंच गए हैं? आधुनिक राजस्थान में हम पहुंच गए हैं। आखिर यह हुआ कैसे? ठीक है ना, तो यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा 2-3 बातें, क्योंकि देखो, टॉपिक शुरू करना एक उद्देश्य नहीं है, यह मैं आपको पहले ही पढ़ा दूं। काव्य क्लासेस का जो मंच है यह आपको क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्ता मूलक शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो टॉपिक कवर करवाना, टॉपिक कंप्लीट करवाना उद्देश्य नहीं है। टॉपिक का अर्थ समझना चाहिए, मर्म समझना चाहिए, उसकी आवश्यकता को जानना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, ताकि जब हम किसी भी परीक्षा में उसके सवालों को हल करें तो वह हमारे सवाल सही होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम अचानक से मध्यकालीन राजस्थान से आधुनिक राजस्थान में आ गए? तो बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिकली घटना घटित होती है 1817-18 ईस्वी में। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1817-18 ईस्वी के में हमारे जो राजस्थान के राजा होते हैं, ये राजा ब्रिटिशर्स के साथ या ब्रिटिशों के साथ या अंग्रेजों के साथ, यह राजा जो है वह अंग्रेजों के साथ क्या करते हैं? तो भैया याद रखिएगा, संधियां करते हैं, संधियां करते हैं।
और इन संधियों को क्या कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, अधीनस्थ संधियां कहा जाता है। अधीनस्थता की संधियां कहा जाता है। इतिहास में जो यह अधीनस्थता की संधियां हुई है, इन संधियों की वजह से ही हमारा राजस्थान जो है वह आधुनिक राजस्थान की ओर पदार्पण करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहाँ की ओर पदार्पण करता है? आधुनिक राजस्थान की ओर प्रारंभ करता है, आधुनिक राजस्थान की शुरुआत होती है। ये बातें आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मध्यकालीन राजस्थान से राजस्थान का आधुनिक राजस्थान में परिवर्तन होना किस लिए हुआ? 1817-18 की संधियों की वजह से। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये संधियां जो है आखिर ये क्यों की गई? हमारे राजा जो हैं ये तो हमेशा से स्वतंत्रता के प्रेमी रहे हैं, तो आखिर यह संधियां क्यों की गई है? ठीक है, संधियां क्यों की गई? तो देखिएगा, थोड़े से नक्शे की ओर आइए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, आपको एजुकेशन लेनी है तो मानचित्र हमेशा अपने पास रखिए। नक्शे का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कई सारे प्रश्न तो जो हैं वह आपके मानचित्र से ही क्लियर हो जाते हैं। ये हमारा राजस्थान था यहाँ पर। ठीक है, देखिए सर, राजस्थान में दोहरी मार झेल रहा था राजस्थान। यहां पर थे आपके मराठे और यहां पर थे आपके पिंडारी। ये पिंडारी भी राजस्थान पर आक्रमण करते, मराठे भी राजस्थान पर आक्रमण करते। तो यह राजस्थान के जो राजा थे, ये राजा क्या हो गए? परेशान हो गए। आखिर ये राजा परेशान क्यों हुए? तो राजस्थान के राजा परेशान हो गए मेरे दोस्त, याद रखिएगा, मराठों व पिंडारियों के आक्रमण की वजह से। पिंडारियों के आक्रमण की वजह से क्या हो गए? परेशान हो गए। ठीक है, अब इन परेशान राजाओं को अपनी पालनहार शक्ति के रूप में क्या नजर आने लगे? पालनहार नजर आने लगे भैया अंग्रेज। कि अब तो हमारी रक्षा कौन कर सकते हैं? माई बाप कर सकते हैं, अंग्रेज कर सकते हैं। इसीलिए हमारे राजस्थान के राजपूत राजा मराठे और पिंडारियों के आक्रमणों की वजह से परेशान होकर किसके पास चले जाते हैं? अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, और परिणाम स्वरूप ये संधियां संपन्न होती है। यह अंग्रेज क्या करते हैं? तो यह अंग्रेज करते हैं हमारे राजाओं के साथ विभिन्न प्रकार की संधियां। संधियां कब की गई? 1817-18 में की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा याद रखिए। चलिए अब हमारी क्लास की हम विधिवत शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न, क्योंकि यह चीजें बताना बेहद जरूरी था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चीजें और विषय वस्तु क्लियर हो रही हो तो मुझे जरूर सूचना उपलब्ध करवा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए यह रहा, बहुत अच्छे से समझिएगा। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वी.ए. स्मिथ और अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान का नामकरण जो है, व्याख्याता स्कूल शिक्षा परीक्षा 2000 प्रश्न 2015 का यह प्रश्न है। बताएं। राजस्थान नामकरण जो है वह किसने अपनी बहुत शानदार किताब में किया है? ठीक है, चलिए देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड जो है ना, इसने ही सबसे पहले इसे रायथान कहा था। क्या कहा था? रायथान। रायथान शब्द का तात्पर्य क्या होता है? रायथान शब्द का अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। राजाओं का निवास स्थान। क्लियर बात? राजाओं का निवास स्थान, यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। कर्नल जेम्स टोड के बारे में 2-3-5 बातें जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है। 1829 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक बहुत शानदार किताब लिखी, और इस बुक का नाम क्या होता है? बुक का नाम होता है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। ये नाम आप सबने सुना होगा, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी किताब को हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसी किताब का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा, डेट इज सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्लियर? ये दो नाम आपको याद रखने, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसी किताब में सबसे पहले इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या कहा गया था? राजस्थान कहा गया। क्लियर? कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए इतिहास में दो तीन चीजें हुई है। पहली महत्वपूर्ण घटना, राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक जनक कौन कहलाता है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहलाता है। क्लियर? अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष दिया था? जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी, कर्नल टोड 1806, मैक्स मूलर 1815, फायान 633 और अनुत्तरित प्रश्न है। हमने अभी अभी प्रश्न में क्या देखा कि इस भूभाग को राजस्थान किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। क्लियर हो गई बात? बताइए अब राजपूताना शब्द जो है वह किसने यहां पर प्रयोग में किया था? देखिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण और लॉजिकल बात जो विशेष तौर पर आप लोगों के लिए जानने योग्य बनती है वो ये है कि एक व्यक्ति हुआ है विलियम फ्रैंकलिन। आपने नाम जरूर सुना होगा। इस विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में किताब लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। घटना कब की है? 1805 ईस्वी की है। ठीक है, व्यक्ति कौन है? तो भैया याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन। नाम क्या है? विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी, जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा है। क्या नाम है? मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किताब का नाम क्या है? दैट इज मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसी किताब में सबसे पहले क्या नाम दिया गया? यह इस किताब में ही सबसे पहले मेरे दोस्त याद रखिएगा, विलियम फ्रैंकलिन ने यह बात सिद्ध करने की कोशिश की कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए क्या कहा था? राजपूताना कहा था। ठीक है, अब यहां पर एक शिलालेख आता है 625 ईस्वी का, बसंतगढ़ सिरोही का शिलालेख है जो कि राजा वर्मलात के समय का है। इसमें राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग राजस्थाना द्वितीय के नाम से हुआ है। क्लियर बात? देखिए 625 ईस्वी का एक शिलालेख है जिसे हम बसंतगढ़ शिलालेख कहते हैं। शायद यह नाम आपने राजस्थान के इतिहास में जरूर सुना होगा। ठीक है, राजस्थान का भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी राजस्थान के परिचय में बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ते हैं। यह कहां से प्राप्त हुआ है? सिरोही से प्राप्त हुआ है। किसके समय का है? याद रखिएगा, राजा वर्मलात के समय का है। राजा वर्मलात के समय का है और इसमें राजस्थान को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो राजस्थान को कह करके संबोधित किया गया है राजस्थाना द्वितीय। क्लियर बात? क्या कहा गया है? राजस्थाना द्वितीय कहा गया। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है कि राजस्थान शब्द का पहला अभिलेखीय प्रमाण कौन से शिलालेख में मिलता है? डेट इज बसंतगढ़ शिलालेख, 625 ईस्वी का है, बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ है। क्लियर बात?
ये बातें थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? कर्नल टोड, चार्ल्स मेटकाप, कैप्टन स्टीवर्ट, सर ऑर्नाल्ड और अनुत्तरित प्रश्न है। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह कथन किसने कहा था? देखिए साहब, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव चार्ल्स मेटकाफ ने दिया था। क्लियर? चार्ल्स मेटकाफ को दिया था। उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह सुझाव दिया था। किसको सुझाव दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह सुझाव दिया था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आखिरकार चार्ल्स मेटकाफ ने ऐसा सुझाव क्यों दिया है? मतलब इसके ऐसा क्या हो गया था, क्या बावड़ा हो गया था क्या कि ऐसा सुझाव दिया? तो सर इसने बहुत लॉजिकली अपनी बात रखी लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ही रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर दो बात समझिए कि आखिरकार लॉर्ड हेस्टिंग्स को यह ऐसा क्यों कहता है। ठीक है ना? तो पहला जो कहा जाने का एक कारण होता है वो ये होता है कि राजस्थान जो है मराठा और पिंडारियों की लूट मार से बहुत परेशान था सर। ठीक है ना? तो पहला मराठे और पिंडारियों के लूट मार को रोका जाए, और दूसरा राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए, तीसरा राजस्थान के राजाओं के मध्य एकता स्थापित की जाए। इसने बाकायदा सॉलिड पॉइंट ये बात कही थी। और यह सवाल आपके कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चार्ल्स मेटकाफ ने यह सुझाव दिया था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स गुरिये, चार्ल्स हेक्टर। अनुत्तरित प्रश्न था। बताएं। बताएं 1818 में देखिए इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। क्या ये बात क्लियर? इसका एक उद्देश्य था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की जाए। भाई साहब, इस हेस्टिंग्स का क्या उद्देश्य था? कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की जाए, ये इसका एक उद्देश्य था। ठीक है। और इसने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चार्ल्स मेटकाफ को भेजा। चार्ल्स मेटकाफ इस समय, याद रखिएगा, दिल्ली का रेजिडेंट था। दिल्ली का कौन था? रेजिडेंट था चार्ल्स मेटकाफ। क्या ये बात क्लियर हो गई? चार्ल्स मेटकाफ को, जो दिल्ली का रेजिडेंट था ना, उससे कहा कि भैया तुम बड़ा समझदार हो, तुम जाओ और राजस्थान के राजाओं के साथ अधीनस्थता की संधियां करके आओ। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला। 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में कौन था? गवर्नर जनरल का एजेंट, जिसे हम क्या पद देते हैं? AGG भी कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ, रिचर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट होलैंड, वॉरेन हेस्टिंग्स और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। देखिए साहब, यहां पर एक बात याद रखिए कि जो राजस्थान है हमारा, इस राजस्थान में AGG के पद का जो गठन है वह 1832 ईस्वी में किया गया था। क्लियर बात? इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वह कहाँ हुआ करता था? याद रखिएगा, अजमेर में हुआ करता था। क्लियर? और ग्रीष्मकालीन हेडक्वार्टर कहां पर था? तो ये था आपके माउंट आबू में।
अब हमारे कुछ एजीजी काफी लोकप्रिय रहे हैं इतिहास में, जैसे पहले एजीजी कौन थे? तो पहला एजीजी नाम मिलता है कबूतर का, डेट इज मिस्टर लॉकेट। ठीक है। दूसरा एजीजी 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या हम 1832 ईस्वी से जब तक हमारा राजस्थान आजाद हुआ तब तक के एजीजी याद रखने? क्या नहीं रखने भाई साहब, बिल्कुल नहीं रखते। क्या मैंने ऐसा कहा है आप लोगों से कि आप पूरे एजीजी याद रखो? नहीं कहा। फिर ये 1922 ईस्वी का एजीजी क्यों महत्वपूर्ण है अभी बता देता हूं, लेकिन पहले एक लाइन लिख लो। 1922 ईस्वी में एजीजी कौन था? नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड। क्लियर? अब देखिए, यह रॉबर्ट हॉलैंड सही जवाब रहेगा। एक घटना पढ़ी है आपने, इतिहास पढ़ा, इतिहास में एक किसान आंदोलन पढ़ा होगा, मैं इसको खाली जगह में ही बता देता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, आपने घटना पढ़ी होगी राजस्थान में जिसे हम कहते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। नहीं पढ़ी तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है यह आपके 1897 से लेकर के 1941 तक होता है ना। इसमें 3 चरण हुए हैं आपके। ठीक है। अब इनमें एक घटना घटित हुई 1922 को। तारीख में बात करूं तो यह घटना है 11 जून 1922 की। इस समय हमारा एजीजी कौन था? तो इस समय हमारा एजीजी था, नाम था रॉबर्ट हॉलैंड। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, हम थोड़ा सा समझे नहीं। तो समझिए, रॉबर्ट हॉलैंड ने बेसिकली क्या किया था, याद करो। इस समय एक व्यक्ति का इमरजेंस हो रहा था, नाम था महात्मा गांधी। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता इस समय विजय सिंह जी पथिक थे। ये बात याद रखिएगा, 1923 तक वही नेता होते हैं। विजय सिंह पथिक ने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया था। तो अखिल भारतीय स्तर का यह नेता बन गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ। अखिल भारतीय स्तर का यह एक मामला बन गया था, क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इस बात की सूचना जिसे ही केंद्र सरकार के पास पहुंची, केंद्र सरकार ने तुरंत चाबुक चलाया राजस्थान के एजीजी के ऊपर, नाम था रॉबर्ट हॉलैंड, कि भैया तुम जाओ और देखो कि बिजोलिया में हो क्या रहा है। क्लियर? तो भैया रॉबर्ट हॉलैंड कहाँ आ जाता है? यह बिजोलिया आ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और बिजोलिया आने के बाद इसने एक समझौता संपन्न करवाया। एक तो था एजीजी, इधर थे हमारे किसान प्रतिनिधि, और इधर थे हमारा ठिकाना। ठीक है। इनके बीच में क्या करवा दिया गया? समझौता करवा दिया। समझौता कब करवाया भैया? 11 जून सन 1922 को। समझौता कब करवाया? 11 जून सन 1922 को। और इस समझौते के अंतर्गत याद रखिएगा 35 प्रकार के कर जो थे, 35 प्रकार के कर वह क्या कर दिए गए? माफ कर दिए गए। क्या बात क्लियर हो गई? इसीलिए 1922 का यह एजीजी पूछा गया है। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिए। इसीलिए आपके एग्जाम में यह 1922 का एजीजी पूछा गया था, कांस्टेबल के पेपर में 2018 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? ये बात थोड़ा सा याद रखना। हालांकि फिर बाद में जब एजीजी यहां से चला गया तो बिजोलिया के ठिकाने ने यह समझौता मानने से इनकार कर दिया था कि हम इस तरह के किसी भी समझौते को नहीं मानते। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इतिहास का प्रत्येक पहलू किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। अगर कोई घटना नहीं होती तो इतिहास में कोई पहलू नहीं होता, और पहलू नहीं होता तो इतिहास का निर्माण नहीं होता। इसीलिए इतिहास को पहलू कहते हैं। पहलू का ही एक रूप जो है वह घटना कहलाती है, और यही इतिहास बनाती है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा। बड़ा आनंद आता है सर जब इतिहास को पढ़ा जाता है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बहुत ही वाजिब दामों में इतिहास विषय के कोर्सेज आप लोगों के लिए लाइव हो रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर पढ़िएगा। प्रश्न क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा, विचार करेंगे। आइए,
जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? अभी अभी बताया, मेटकाफ, ऑक्टोलोनी, हेस्टिंग्स, बेंटिक, और इनमें से कोई नहीं। यह अनुत्तरित प्रश्न है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी यह बात। बताएं, उस समय राजस्थान का जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर याद रखना, उस समय हेस्टिंग्स था, ठीक है ना। 1813 से 1823 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। जब ये 1813 में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था, तो इसका एक ही उद्देश्य था, क्या कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुसत्ता में स्थापित किया जाए और मराठों की शक्ति को कम किया जा सके। क्या ये बात क्लियर हो गई? और राजस्थान के राजाओं को जो है वह ब्रिटिश सरकार का मित्र बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि हेस्टिंग्स इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जितनी शक्ति राजस्थान के राजाओं के पास है, उतनी पूरे भारत में किसी के पास भी नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए साहब, तो हेस्टिंग्स था जी। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया था? कोटा, करौली, जोधपुर, उदयपुर, और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। देखो, एक बात याद रखिए, सबसे पहले करौली ने किया था, ठीक है। करौली के शासक इस समय हरबख्श पाल सिंह थे। हरबख्श पाल सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले 1817 में इस गठबंधन को स्वीकार किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तारीख नवंबर का महीना था, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं आपको दो तीन बात बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक बात समझिए, हम एक व्यक्ति के बारे में अंतर करते हैं। एक व्यक्ति तो होता है लॉर्ड वेलेजली, आपने नाम जरूर सुना होगा लॉर्ड वेलेजली का, ठीक है। और एक व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैं यहाँ पर कोई आपको इनका इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बस थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करवा करके आपके ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? लॉर्ड वेलेजली जो है, इसने जिस नीति का प्रतिपादन किया, इसकी जो नीति होती है वह कौन सी थी? सहायक संधि की नीति थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो नीति थी वह अधीनस्थता की नीति थी। अधीनस्थ संधि, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर इन दोनों में मेजर अंतर क्या है, थोड़ा सा हमें वो बताओ कि सर सहायक संधि क्या होती है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, अधीनस्थता की संधि क्या होती है? देखिए, सहायक संधि में जो होता है वह महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिस राज्य के साथ सहायक संधि की जाती है, उस राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना। राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। राज्य का क्या किया जाता है भैया? पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हम अधीनस्थ संधि की देखते हैं तो इसके अंतर्गत कोई पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था। अर्थात फिर क्या होता है भैया? राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाता है। राज्य पर पूर्ण क्या कर लिया जाता है? नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, कंप्लीट कंट्रोल कर लिया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अर्थात यहां पर जो है वह राज्य जो है अपना अस्तित्व अलग से बना करके रख सकता है। यह लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की नीति है। जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, यह बात याद रखिएगा, यह आपके अधीनस्थ नीति अपनाती है, जिसमें राज्य के ऊपर पूर्ण क्या कर लिया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, नियंत्रण कर लिया जाता है। राजस्थान में पहला राज्य कौन सा है जिसने सहायक संधि की थी? राजस्थान का प्रथम राज्य, तो याद रखिएगा यह भरतपुर है, जिसने 1803 में सहायक संधि की थी। फिर अधीनस्थ संधि करने वाला राजस्थान का
प्रथम राज्य कौन सा है? तो भैया याद रखना यह आपका करौली होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जिसने 1817 में पहली बार अधीनस्थता की संधियां की थी। अब यहां पर एक लॉजिक समझिए। देखिए, इतिहास पढ़ रहे हैं, सोच का विकास होना बेहद जरूरी है। आरएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आप कॉलेज लेक्चर के इतिहास विषय से इंटरव्यू देंगे तब भी आपके लिए काफी उपयोगी बनेगा। क्या राजा अंग्रेजों ने, डायग्राम आपके सामने है, क्या अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों के ऊपर डायरेक्ट यानी कि सीधा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया? क्या नहीं सर, अंग्रेजों ने सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं किया। पहले राज्यों के पास जाते हैं, उनको मित्र बनाते हैं, हेलो हाउ आर यू, हम तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता है, क्या तुम अपना फ्रेंड बनना चाहेगा? तो तुम पहले मित्र बनाओ, ठीक है ना, हम आपके पृथक अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, ठीक है, मित्र बन गए। फिर हम उसको, भाई साहब हाँ क्या रहे, तुमको पैसे की जरूरत है, हम तुमको देगा, तुमको सेना की जरूरत है, हम तुमको देगा, तुम लो ना। भाई साहब ये दोस्त के नाते सेना लेने लगे, पैसे लेने लगे, लोन चढ़ गया, तुम्हारे तुम्हारे तो राज्य हमारा है, नेवर, ये लो सर। तो याद रखिएगा यहां पर पहले क्या किया गया, पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया, फिर राज्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये मूल अंतर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार चाहे तो। चीजें समझ में आ रही है? चलिए साहब, क्योंकि ये बेसिकली मैं बताता हूं आपको, राजे रजवाड़ों की कथा कहानियां कहना बहुत आसान है, उनको याद करना बेहद आसान है, ये बात याद रखिएगा, है ना। हर एक आजकल इतिहासकार जो है कथावाचक का कार्य करने लगा है, लेकिन आधुनिक राजस्थान के इतिहास को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इतिहास, इसीलिए मैं आधुनिक राजस्थान में आप लोगों का समय ले रहा हूं, ताकि जब आप दोबारा इन प्रश्नों को करेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? दीनदयाल शर्मा, काशीनाथ ओझा, बद्री प्रसाद शर्मा, तेजपाल माथुर। अनुत्तरित प्रश्न। बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? सर यह सहायक संधि बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने की थी। इस समय बीकानेर के राजा कौन थे? सर याद रखिएगा सूरत सिंह थे। संधि का उद्देश्य क्या था? संधि का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य बड़ा शानदार, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था रखना, ये इसका उद्देश्य हुआ करता था। और हस्ताक्षर किए थे काशीनाथ ओझा ने। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए सर, आधुनिक राजस्थान का आरएस फाउंडेशन के लिए नया कोर्स आ रहा है, केवल और केवल 499 रुपए में यह कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2 फरवरी से बैच शुरू हो चुका होगा शाम को 5 बजे। क्लियर बात? सर क्या क्या मिलने वाली है? लाइव क्लास, असीमित बार देखने की सुविधा, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, टॉपिक वाइज क्लासेस, उत्तर लेखन पर विशेष बल है, काव्य क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन कोर्स चल रहा है इतिहास विषय का, विशेष तौर पर द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 3,999 रुपए का यह कोर्स है। सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? छत्र सिंह, तख्त सिंह, सूरज सिंह, मान सिंह। और अनुत्तरित प्रश्न बताएं। किसने अंततः संन्यास ले लिया था? इतिहास में हम इसे सन्यासी राजा के रूप में भी जानते हैं, यह आपको पता होगा, डेट इज मान सिंह। देखिए मामला क्या था, मान सिंह जी है ना, यह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और इनके पुत्र का नाम था छत्र सिंह। इनका पुत्र जो है उसका नाम क्या था? छत्र सिंह। देखिए छत्र सिंह जो है यह बेसिकली असमय मर गया था। असमय क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु हो गई तो मेरे दोस्त इनको लगने लगा मान सिंह जी को कि यार अब मेरा तो कोई है ही नहीं, है ना,
असमय मृत्यु होने की वजह से मान सिंह जी जो है वह शासन में अरुचि रहने लगे, है ना। असमय तो परिणाम स्वरूप मान सिंह जी की क्या हुई, जो शासन कार्य था इस शासन कार्य में रुचि हो गई, ठीक है। इसीलिए मान सिंह को ने क्या ये किसके अनुयायी बन गए, यह नाथ संप्रदाय को फॉलो करने लगते हैं। नाथ संप्रदाय के यह क्या बन गए, तो मेरे दोस्त अनुयायी बन गए। इन्होंने नाथ संप्रदाय के ही प्रमुख केंद्र महामंदिर का निर्माण करवाया, और यह महामंदिर कहां पर है, याद रखिएगा यह आपके जोधपुर में। इन्हीं मान सिंह जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का सन्यासी राजा कहा जाता है। क्लियर बात, क्या कहा जाता है, इन्हें सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के एक महाराजा मान सिंह जी ने संन्यास ले लिया था। देखिए मामला क्या था, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। पिंडारियों के शोषण से मुक्ति पाना चाहता था जोधपुर राज्य, ठीक है। तो कई सारे लोग जो है इन्होंने संधियां की, ठीक है, और फिर परिणाम स्वरूप युवराज छत्र सिंह की असमय मृत्यु हो गई। और समय के साथ मान सिंह जी नाथ संप्रदाय के को अपना लेते हैं, महामंदिर का निर्माण करवाते हैं और सन्यासी राजा कहलाते हैं। मूल रूप से तो पुत्र की मृत्यु, आप इतिहास याद करिए। मान सिंह जब बंगाल अभियान में गया था, आमेर का कछवाहा राजा मान सिंह प्रथम, जिसे राजा मान सिंह कहते हैं, तो उस बंगाल अभियान के समय मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, याद है ना, है ना। दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु के बाद मान सिंह को बहुत गहरा धक्का लगा था। ये वही जगत सिंह है जिसकी स्मृति में उसकी पत्नी कनका, उसकी माता, किसकी माता, जगत सिंह की माता और मान सिंह की पत्नी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। यह जगत शिरोमणि मंदिर वही मंदिर है जिसमें माता मीराबाई के द्वारा भगवान कृष्ण की जिस प्रतिमा की पूजा की जाती थी उसी प्रतिमा को वहां पर रखा गया है। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सर मान सिंह भी अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद काफी ज्यादा टूट गया था। अगला प्रश्न, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कोटा राज्य का शासक था, कोटा का फौजदार और महान कूटनीतिज्ञ राजनेता था, पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। अनुत्तरित प्रश्न है झाला जालिम सिंह के बारे में। बताएं यहां पर आपको क्या लगता है। देखिए सर, गलत है, वह कोटा राज्य का शासक था। नहीं सर, कोटा का कभी शासक नहीं रहा। कोटा का फौजदार, महान कूटनीतिज्ञ, राजनेता था, बिल्कुल सही है। पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, कोटा राज्य पर पूर्णतः शासन निहित था। देखो झाला जालिम सिंह कौन था, कोटा राज्य का, कोटा का मुख्य प्रशासक था। वह कोटा का दीवान था, वह कोटा का फौजदार भी था। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोटा का फौजदार भी था वह। यह बात थोड़ा सा याद रखिए। सर जब 1818 ईस्वी में कोटा रियासत के साथ संधि की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, तो यह झाला जालिम सिंह अंग्रेजों से बातचीत कर करके उसमें 2 उपधाराएं जुड़वा लेता है। पहली उपधारा यह जुड़वाता है कि कोटा महाराव जो है वह नाम मात्र के रहेंगे और झाला जालिम सिंह जो है यह मूल रूप से शासन कार्य करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई, यह झाला जालिम सिंह के ही उत्तराधिकारी, उसके वंशज जो है कोटा के दीवान और फौजदार के पद पर रहेंगे। कालांतर में समय के साथ कोटा महाराव और मेरे दोस्त झाला परिवार के बीच में सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि झाला जालिम सिंह की अनुमति के बिना बहुत कुछ संभव नहीं था। तो फिर 1838 ईस्वी में झालावाड़ रियासत की स्थापना कर दी जाती है, जो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। मेवाड़, करौली मारवाड़, किशनगढ़ करौली कोटा, धौलपुर प्रतापगढ़ बीकानेर, जयपुर सिरोही डूंगरपुर। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। देखिए साहब, 1817 में सबसे पहले करौली ने संधि की थी।
करौली के बाद टोंक, टोंक के बाद कोटा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं तो बाद में इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे सबसे पहले करौली रियासत संधि करती है, ठीक है, करौली के बाद जो महत्वपूर्ण रियासत संधि करती है उसका नाम हम कोटा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप चले जाइए मारवाड़ चले जाइए और फिर मेवाड़ चले जाइए। फिर मैंने इसका ट्रिक निकाला, है ना। चलो ट्रिक बनाते हैं। देखो भाई साहब, अब तक ट्रिक जो है सामान्यतः साइंस में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिएगा। एक फॉर्मूला पढ़िएगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर। पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक फॉर्मूला है के स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या है के स्क्वायर? तो के स्क्वायर करौली कोटा, करौली बड़ा है, कोटा छोटा है। अक्षरों की बात कर रहा हूँ, ये 3 अक्षर, ये 4 अक्षर। एम स्क्वायर मारवाड़ 4 अक्षर, मेवाड़ 3 अक्षर। याद हो जाएगी शुरुआती 4 रियासतें, करौली, कोटा, मारवाड़ और मेवाड़। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? सिरोही, बूंदी, बीकानेर, करौली और अनुत्तरित प्रश्न। हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी, बताइए। सर याद रखिएगा, हरबख्श पाल सिंह के साथ करौली में संधि की गई थी। कहां पर संधि की गई थी? करौली में संधि की गई थी। और यह करौली के शासक थे जो नवंबर सन 1817 में संधि संपन्न हुई थी। 9 नवंबर सन 1817। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण की संधि की थी? सबसे लास्ट में प्रत्यर्पण की संधि। सिरोही, कोटा, जैसलमेर, भरतपुर और अनुत्तरित प्रश्न है। कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण की संधि की थी? सबसे लास्ट में बताएं किसने संधि की थी? बताएं। देखिए साहब, सबसे अंत में सिरोही के साथ संधि की गई थी। 1823 में यह संधि हुई थी और इस समय सिरोही का राजा शिव सिंह था। ठीक है, सबसे लास्ट में संधि जो है वह सिरोही रियासत के साथ की गई थी। अगला प्रश्न, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वीराज, महाराजा जगत सिंह द्वितीय, विष्णु सिंह और अनुत्तरित प्रश्न है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की थी, बताएं। जयपुर के कछवाहा राजा, सर याद रखना, जगत सिंह द्वितीय। ये वही जगत सिंह हैं जिन्हें हम बदनाम बादशाह भी कहते हैं। ये वही जगत सिंह हैं जिन्होंने 1807 में गिंगोली का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? डेट इज गिंगोली का युद्ध। कभी इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन युद्धों की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रस कपूर नाम की महिला के साथ संबंध होने की वजह से इन्हें बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। तो इन्होंने ही जो है वह जयपुर रियासत के अंतर्गत 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम क्या था, बताएं। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के राजा का नाम बताएं। प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह, जय सिंह और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। सर याद रखना, यह बख्तावर सिंह होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पर एक बात और समझिएगा। देखिए 1803 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है और इस युद्ध को हम कहते हैं लसवाड़ी का युद्ध, द बैटल ऑफ लसवाड़ी। क्या कभी आप लोगों ने इस लसवाड़ी के युद्ध का नाम सुना है? इसको ही नसवारी का युद्ध भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द बैटल ऑफ नसवारी। ठीक है सर, यह युद्ध जो है मूल रूप से अंग्रेजों और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। और ताज्जुब की बात यह हो गई, इस युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किसने किया था? तो सहयोग किया था अलवर रियासत ने।
ये लीजिए सर, अलवर रियासत ने इस लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात याद रखना, ठीक है। बेसिकली इतिहास में कुछ और बातें हैं जो जाननी चाहिए। एक बात ये भी है कि आखिर अलवर रियासत संधि करना क्यों चाहती थी। तो ये संधि इसलिए करना चाहती थी कि जयपुर जो रियासत थी यह अलवर पर अपना दावा करती थी। संधि के माध्यम से अलवर रियासत ने अपना अलग अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास किया और अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने 1803 में जो है वह अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, 14 नवंबर 1803। तारीख भी अगर आप लिखना चाहें तो यह बेसिकली 14 नवंबर सन 1803 है। और ये जो संधि की गई थी ना, यह आप याद रखिएगा सहायक संधि थी। कौन सी संधि थी? सहायक संधि थी। क्लियर बात? चलिए अगला प्रश्न। हाँ हाँ भैया, आधुनिक राजस्थान के लिए आरएस फाउंडेशन का बैच है, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपए का यह कोर्स है, इस बात को याद रखिएगा। और आरएस फाउंडेशन के लिए है जहां पर उत्तर लेखन पर भी बल आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन बैचेज यहाँ पर चल रहा है इतिहास विषय का, विशेष तौर पर केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा पीजीटी एग्जाम के लिए। इस कोर्स की प्राइस 3999 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उमेश सिंह प्रथम, किशोर सिंह, राम सिंह द्वितीय और अनुत्तरित प्रश्न। 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करते समय कोटा के महाराव कौन थे? जवाब दीजिए। 26 दिसंबर 1817 को यह संधि हुई थी। देखिए साहब, कहा जाता है इस समय कोटा के महाराव कोई और नहीं उमेश सिंह प्रथम थे। संधि कब हुई थी? संधि हुई थी 26 दिसंबर 1803 को, ठीक है ना। और कहा जाता है कि संधि के माध्यम से जयपुर में कोटा में राज्य में शक्ति के 2 केंद्र बन गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तो कोटा महाराव उमेश सिंह जी के अंतर्गत और दूसरा झाला जालिम सिंह के अंतर्गत। बाद में इस संधि के इजाद में इस सत्ता के संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता क्या था कि झालावाड़ रियासत एक अलग रास्ते पर अलग रियासत बना दी जाए। अगला प्रश्न। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832, 1834, 1829, 1830 और अनुत्तरित प्रश्न है। अजमेर में देसी राजाओं का जो दरबार है वह कब आयोजित किया था? जवाब दीजिए। देखिए साहब, कहा जाता है कि इस दरबार का आयोजन 1834 में किया गया, सॉरी माफी चाहूंगा, 1832 में किया गया। कब किया गया था? 1832 में इस दरबार का आयोजन किया गया था। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दरबार में भाग नहीं लिया था, जैसे जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी ने, बीकानेर के रतन सिंह जी, जैसलमेर के गज सिंह जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा दरबार में भाग नहीं लिया था। पश्चिमी राजस्थान की 3 रियासतें, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी, इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, आप चले जाइए जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के आप याद रखिएगा गज सिंह, इन्होंने भी भाग नहीं लिया। और एक राजा बीकानेर के, यह भी पश्चिमी राजस्थान की ही रियासत है, यहाँ के राजा थे रतन सिंह जी, इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। ये रतन सिंह जी वही हैं मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, कौन से? जिन्होंने राजस्थान के राजपूत राजाओं को यह गया लेकर चले गए थे और गया ले जाकर के वहां पर उनसे कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलवाई थी। ठीक है, चले अब यहां पर याद रखिएगा दरबार में भाग लिया, ये तो भाग नहीं लिया। और यहां पर इस दरबार में किसने भाग लिया? आप याद करिए, जब हम पहले कल प्रश्न कर रहे थे तो कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि विश्लेषणात्मक है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थोड़ी सी चीजों को याद रखिएगा। जैसे इसमें भाग लेने वालों में अगर हम बात करते हैं तो जैसे उदयपुर के महाराजा थे, उदयपुर के महाराजा जवान सिंह जी, इन्होंने इसमें भाग लिया। टोंक के अमीर खान पिंडारी, टोंक का कौन था याद रखेंगे, डेट इज अमीर खान पिंडारी, इसके द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। बूंदी के किशोर सिंह जी ने भाग लिया। किशनगढ़ के कल्याण सिंह जी, बूंदी के किशोर सिंह जी, ठीक है। और चौथा किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ के कल्याण सिंह जी, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। जयपुर के महाराजा जय सिंह और कोटा के महाराव राम सिंह, ठीक है। अगर हम और बात करते हैं तो यहीं पर लिख लेते हैं, जयपुर के महाराजा जय सिंह तृतीय, इन्होंने भाग लिया। और कोटा के महाराव राम सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। महाराव राम सिंह, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 3 ऐसी रियासतें याद रखना, मुझे लगता है बहुत आसान है। पश्चिमी राजस्थान की 3 रियासतें हैं जिन्होंने या जिनके राजाओं ने इस लॉर्ड विलियम, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा अजमेर में 1832 में जो दरबार आयोजित किया गया था, इसमें भाग नहीं लिया था। जोधपुर के मान सिंह जी, जैसलमेर के गज सिंह, बीकानेर के रतन सिंह। और जिन्होंने भाग लिया था उनमें उदयपुर के जवान सिंह, टोंक के अमीर खान पिंडारी, बूंदी के किशोर सिंह, किशनगढ़ के कल्याण सिंह, जयपुर के जय सिंह और कोटा के राम सिंह। क्लियर? पीडीएफ जो है आपको काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और काव्य क्लासेस कोटा का जो है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए 8 मार्च 1818, 12 जनवरी 1818, 10 मार्च 1817 और 10 मार्च 1818। मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अब देखिए, बड़ा लॉजिकल सवाल है ना। बड़ा लॉजिकल सवाल क्या है कि इनमें से एक भी सही जवाब नहीं है। क्लियर? तो भैया यह हस्ताक्षर कब किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे 13 जनवरी। हस्ताक्षर कब किए गए थे? 13 जनवरी सन 1818 को हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि यहां पर हस्ताक्षर पूछे गए हैं। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। यह प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2016 का प्रश्न है। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2016 मैं तो बाकायदा यहाँ पर आपके बीच में ना एविडेंस के माध्यम से बात करता हूँ, ये आपको भी पता होगा, ठीक है ना। इसके पहले भी एक सवाल ऐसा ही पूछा गया था जिसको हमने डिलीट किया था, ये वाला। ये प्रश्न आपके पुस्तकाला अध्यक्ष 2016 का है। पुस्तकालाध्यक्ष, यह भी पुस्तकालाध्यक्ष में पूछा गया था, इसमें भी यह डिलीट किया गया था। ये लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ विद्यार्थी फिर यह कह देते हैं, सर जब आपको यह पता ही नहीं था तो आपने ये सवाल क्यों लेकर आया? भैया ये मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, यह हमारे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है और ये मैं PYQ के फॉर्मेट में करवा रहा हूँ ताकि आपकी एक सोच विकसित हो सके। क्लियर बात? चले, तो ये बात याद रखना, मेवाड़ और उदयपुर या मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में यह संधि पर हस्ताक्षर 13 मार्च सन 1818 को किए गए थे। और यहाँ पर मेवाड़ महाराणा के प्रतिनिधि के रूप में आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत ने हस्ताक्षर किए थे। मेवाड़ प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? आसिंद के ठाकुर थे, नाम था अजीत सिंह चुंडावत।
आसीन ठाकुर, अजीत सिंह चुंडावत ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है? चित्तौड़, ब्यावर, नसीराबाद, भिवाड़ी और अनुत्तरित प्रश्न। छावनी मंडल बताएं। देखिए, जब भी हम छावनी मंडल की बात करते हैं ना, मुझे 1857 की क्रांति याद आती है। अब आप पूछेंगे सर ये 1857 की क्रांति क्यों याद आती है? सर, राजस्थान में इस समय 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कौन कौन सी भैया? पहली हुआ करती थी आपकी नसीराबाद, दूसरी थी आपकी देवली टोंक, तीसरी थी आपकी एरिनपुरा पाली में जो होती है, चौथी नीमच जो मेवाड़ में थी उस समय, बाद में मध्य प्रदेश में चली गई, पांचवी खेरवाड़ा और छठी ब्यावर। इनमें ब्यावर और खेरवाड़ा जो है, यह ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भैया राजस्थान में छावनी बोर्ड जो है यह नसीराबाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई, कब हुई और कहाँ हुई? 1832 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर, 1832 अजमेर और अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए, राजपूत एजेंसी जो है इसका प्रमुख कौन होता था? तो भैया प्रमुख हुआ करता था एजीजी। पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट था। और स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1835 में एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया था। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। बताएं। तो मेरे प्यारे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, ये थे आपके लिए कुछ शानदार सवाल। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आधुनिक भारत का बैच चल रहा है आरएस फाउंडेशन के लिए। केवल 499 फीस है। ऑनलाइन बैच आप यहां पर लीजिए। इतिहास विषय का विशेष तौर पर आप जब स्कूल व्याख्याता, भर्ती परीक्षा, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के लिए तैयारी करते हैं तो डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हिंदी के बहुत शानदार ऑनलाइन बैचेज चल रहे हैं। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि के लिए जो है हिंदी के ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। अभी काव्य क्लासेस पर विशेष डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 26 जनवरी का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। कल 8:30 बजे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। आपकी सफलताओं की दुआओं के साथ मैं चंदू जैन अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।